हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मूल विधि के सभी जितने भी केसेस हुए हैं, उन जो बाद हैं उनसे संबंधित सभी जो भी तथ्य हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में बात करेंगे। जितने हमारे केस है उसको निपटाने के बाद तो वहाँ से आपको पता लगा कि हाँ, कितना आप हैबिचुअल बन चुके हैं, कितना आपको याद है। और इससे पहले जो हमने आईपीसी सीआरपीसी की धारा देखी है वो भी वहाँ पर पूछी जाएंगी। जो भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे पहले, पिछले कुछ सालों के जो भी जितने भी क्वेश्चन आए उनके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो वो आपको एक बार ये पता चल जाएगा क्या लेवल आता है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और कितना पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं। तो इसमें बात की गई है, जो महत्वपूर्ण बात है उसमें सबसे पहले जेम्स स्टीफन का एक कथन है। उसने क्या कहा, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। जो अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध, जो विधि द्वारा तो प्रतिबंधित है और समाज के मनोभावों के भी प्रतिकूल है। बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों ही होता है, वही अपराध होता है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, अपराध। इसके अलावा केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसके अनुशासित दंड है। इसका क्या है, इसकी पेनल्टी क्या है, दंड है इसका। और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति उसको क्षम्य नहीं कर सकता। किसके द्वारा क्षम्य है, केवल सम्राट द्वारा, जैसे भारत में राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 72 के तहत। अब हम बात करते हैं इसमें से संबंधित कुछ बात। तो आईपीसी की धारा 34-34 के संबंधित सामान्य न्यास है, उससे संबंधित जो भी वाद हैं उसमें हम देखते हैं। तो एक वाद है इसमें, ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1955 के नाम से। ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1955 के नाम से है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकारवाद किस धारा से संबंधित है। ठीक है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया गया था कि यह जरूरी नहीं कि योजना पहले से ही बनाई जाए, अर्थात योजना घटना स्थल पर भी बनाई जा सकती है। किस में बताया गया था, ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में। नेक्स्ट देखते हैं। तो आईपीसी धारा 34 से ही संबंधित क्या है, भूप सिंह बनाम पंजाब सरकार 1997। इसमें भी क्या कहा है, घटना जो है वो, जो घटना की योजना है वो घटना के दौरान भी हो सकती है। इसके बाद बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1924, ये आज़ादी से समय से पहले की बात है। तो तीन वाद ये अति महत्वपूर्ण है आईपीसी 34 के, ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, भूप सिंह बनाम पंजाब सरकार 1997, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1924। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम याद कर लेना। इसमें बताया गया बारेंद्र कुमार घोष में कि आशय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी अपराध है। चार पांच, अगर पांच जैसे समझ लो, पांच गए हैं, चार अपने आशय में लगे हुए, एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अगर वो वहां पर पकड़े जाए तो पांचवा भी बराबर का दोषी होगा, क्योंकि वो अपनी इंतजार कर रहा है, आशय उसका भी वही है। ठीक है, तो सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अपराधी होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एमएलए लोक सेवक नहीं है। यह किस बात में कहा गया, क्या कहा, एमएलए विधायक किस बात में कहा गया कि यह लोक सेवक नहीं है। और आईपीसी की धारा 21 में क्या बताया गया, लोक सेवक की परिभाषा। इसमें देखते हैं तो आरएस नायक बनाम अंतुल्यवाद, आरएस नायक बनाम अंतुल्यवाद में बताया गया कि नगर पालिका पार्षद भी लोक सेवक नहीं है और एमएलसी विधान परिषद भी लोक सेवक नहीं। तो आरएस नायक बनाम अंतुल्यवाद में क्या बताया गया, एक तो एमएलए लोक सेवक नहीं है, नगर पालिका परिषद भी लोक सेवक नहीं, और एमएलसी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी लोक सेवक नहीं है। इसके बाद किस बात में कहा गया कि सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री ये लोक सेवक हैं। यदि विधायक मंत्री बन जाए तो लोक सेवक है, यदि विधायक मुख्यमंत्री बन जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो लोक सेवक। लेकिन अगर विधायक हो तो वो लोक सेवक नहीं। किस बात में कहा गया, आरएस नायक बनाम अंतुल्य बाद में। इसके बाद कहा गया इसमें, तो किस बात में कहा गया कि सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री लोक सेवक हैं। तो नरसिम्हा राव बनाम सरकार, नरसिम्हा राव बनाम सरकार और एम करुणानिधि मामले में, नरसिम्हा राव बनाम सरकार और एम करुणानिधि मामले में क्या कहा गया कि यह सब लोक सेवक हैं। किस मामले में, नरसिम्हा राव बनाम सरकार एवं एवं एम करुणानिधि मामले में कहा है यह सब लोक सेवक हैं। और एक केस और इससे संबंधित लोक सेवक से, लोक सेवक किसमें, आईपीसी की धारा 21 में। रमेश बालकृष्ण बनाम महाराष्ट्र के बाद में, रमेश बालकृष्ण बनाम महाराष्ट्र के बाद में क्या कहा गया कि होमगार्ड भी लोक सेवक है, होमगार्ड भी लोक सेवक है। इसके बाद देखते हैं
किसी अभियुक्त को लंबे समय तक एकांतवास में रखना असहनीय हो जाता है और उसे कभी कभी मानसिक रोग भी हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का। अब हम एकांतवास की बात करते हैं। तो धारा 73 में क्या दिया गया आईपीसी की धारा में परिभाषा, और धारा 74 में क्या बताया गया उसकी अवधि बताई गई है। तो हमारी आईपीसी की धारा मुख्य मुख्य यहीं से भी हो जाएंगे हमारी कवर। अभी इसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी हम वहाँ भी कवर कर लेंगे। इसीलिए कहा था आपसे कि ज़्यादा नहीं, बस एक दो बार देख लेना, बाकी आगे हम अपने आप करा देंगे। तो क्या कहा गया, किसने कहा था? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने क्या कहा था कि एकांतवास में रखना लंबे समय तक असहनीय हो जाता है। इसके बाद देखते हैं धारा 377 किस वाद के द्वारा रद्द हुई। धारा 377 किस वाद के द्वारा रद्द हुई है? तो ये किस वाद के द्वारा रद्द हुई है भाई? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार, कब? 2018 में। तो इसके द्वारा ये रद्द कर दी गई। इसका संबंध क्या है? अप्राकृतिक संबंध या अप्राकृतिक अपराध के बारे में। जैसा आज के टाइम में हो रहा है भाई, लड़का लड़का शादी कर लेगा, तो ये क्या हो गया? पहले के अगर जो कानून थे उसके हिसाब से देखेंगे, या आप अपने गांव या जो भी समाज में अगर ये बातें कहोगे तो जिस नज़र से देखा जाएगा वही चीज़ है। तो क्या होगा? अप्राकृतिक संबंध या अप्राकृतिक अपराध जो प्रकृति के खिलाफ हो, जो प्रकृति से अलग हो, ठीक है। तो अप्राकृतिक संबंध या अप्राकृतिक अपराध के बारे में क्या कर देगा? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार, इसमें क्या कर दिया गया है? इसको रद्द कर दिया गया 377 को। पहले ये अपराध था लेकिन अब नहीं है। लड़का लड़का आपस में शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले का ये हरियाणा का एक केस है, दो लड़की पढ़ती थी 9 साल से, हो सकता है पढ़ते हैं जब बचपन में अगर साथ पढ़ रहे हैं तो साथ ही पढ़ते हो। तो उसमें न्यूज़पेपर में दिया था कि 9 साल का प्यार था इनका, तो वो 9 साल से साथ पढ़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आपस में शादी कर ली। कोर्ट तक कोर्ट में अंदर भी, अदालत में अंदर भी उनके घर वाले समझाते रहे कि ऐसा मत करो, ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने क्या कर ली? शादी। अरे हरियाणा में तो वैसे ही लड़कों की शादी ना हो रही, उनसे ही कर लेती, ठीक है। लेकिन चलो, तो इसी से संबंधित है। अब जब कानून बन गया तब उन्हें किस बात का डर है? अब तो कोई डर ही नहीं है। तो ये इससे संबंधित है धारा 377। अब हम इसके बारे में, इसके आगे बात करते हैं। किस बात में कहा गया कि धारा 497 आपराधिक नहीं है? धारा 497, तो ये धारा 497 किससे संबंधित है भाई? ये है आपका एडल्ट्री। क्या है? एडल्ट्री से संबंधित है, ये आपराधिक नहीं है। किस बात में कहा गया था? जोसेफ साइन बात, और दिसंबर 2018 में इसका फैसला आया था। इसमें क्या कहा गया था कि ये जो है अनुच्छेद 14, 15 और 21 इसका उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 का ये उल्लंघन करता है। और इसमें क्या बताया गया था? पुरुषों से भेदभाव। पुरुषों से भेदभाव क्यों बताया गया था? अब इसको समझ लीजिए। इसमें यह कहा गया था कि भाई अगर कोई पुरुष है, अगर उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ जाकर रिलेशन में रहती है या उसके साथ रिलेशन बनाती है किसी दूसरे के साथ जाके, तो पहले क्या था, जो जिसकी वो पत्नी थी वो केस कर सकता था किसके खिलाफ? उस पर जो जिस पुरुष के साथ वो रिलेशन हुई उसके खिलाफ। लेकिन उस पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं होना है, किसके खिलाफ होगा? उस पुरुष के खिलाफ वो जाएगा, उसके खिलाफ केस हो सकता था, उस पुरुष के खिलाफ। तो इसीलिए चाहे वो सहमति से उसने संबंध बनाए हो या असहमति से, तो वो क्या था? उसके खिलाफ था। तो इसको, इसमें यह कहा गया कि पुरुषों से भेदभाव था। भाई साथ तो वो लेडी भी थी, उसके लिए क्यों नहीं अपराध? लेकिन अपराध उसमें किसके लिए रखा गया था? केवल और केवल उस पुरुष के लिए, तो उसके लिए सजा थी। तो इसीलिए पुरुषों से भेदभाव के लिए इसमें क्या कर दिया गया? इसको कैंसिल कर दिया गया। अनुच्छेद 14, 15 समानता के जो अधिकार हैं इसमें इसका उल्लंघन हो रहा था, तो इसको क्या कर दिया गया था? इसको रद्द कर दिया गया। कब? 2018 में। अब इसमें आगे एक चीज़ और, अब क्या कर दिया गया? अब अपराध नहीं है। अब क्या है? अपराध नहीं। अब स्त्री किसी के साथ भी जाकर संबंध बना ले, अब क्या है, मतलब वो जिसके साथ भी चाहे वो अपना संबंध बना सकती है। अब क्या है? अब उस पर केस नहीं होगा। किस पर? जो वो पुरुष है। पहले भी एक चीज़ थी, पहले भी क्या था, अगर उसका पति परमिशन देता है तो पहले भी कोई अपराध नहीं था, लेकिन बिना परमिशन के, उसके पति की परमिशन चाहिए थी। और अब क्या हुआ? अब क्या है? अब किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, अब जाकर वो संबंध बना सकती है। अब कोई अपराध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उसको भी आज़ादी है, जो स्त्री है उसको क्या है? आज़ादी है। इसका भारत सरकार, जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में, इसने काफ़ी विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि समाज में गलत संदेश जाएगा इसका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो उस समय चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, तो उन्होंने क्या कर दिया था? इसको, इसके तहत इसको 497 को आपराधिक नहीं कहा था। क्या कह दिया था इसमें? कि 497 आपराधिक नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ कहा गया था। इसमें क्या कहा गया था? कि हाँ, अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसका जो पति होगा, अगर उसके पति की बिना मर्जी के बना रही है वो,
तो उसका जो पति होगा वो तलाक तो ले सकता है, उसके क्या पास आधार है ये पूछा जा सकता है, उसके पास कौन सा आधार है, तलाक लेने का आधार तो है, इस आधार पर तलाक ले सकता है, किस आधार पर, इस आधार पर। और अगर पति ने खुदकुशी कर ली, यदि पति ने खुदकुशी कर ली तो उकसाने का केस किस पर चलेगा, उसकी पत्नी पर। इसमें ये चीज़ भी है, यदि पति ने खुदकुशी कर ली है तो उकसाने का केस किस पर चलेगा, उसकी पत्नी पर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, ये अपवाद है। हाँ एक चीज़ और है, ऐसा मत समझ लेना कि कोई किसी की पत्नी को पकड़ ले कि हाँ अब तो अपराधी ना है, आजा, चक्कर में मत पड़ना। अगर स्त्री की मर्जी होगी तब की बात है ये, वरना क्या होगा, बलात्कार का केस लग जाएगा 376। समझ में आई बात। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। वो कह रहा है आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट कब बना था, 2000 में, कि धारा 66A को किस बाद में असंवैधानिक बताया और उसे निरस्त कर दिया गया। तो ये किस बाद में बताया था, श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ में धारा 66A को अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन बताया व इसे असंवैधानिक बताया। अब क्या आता है, 2012 में एक कानून की छात्रा थी श्रेया सिंघल, उसकी माँ भी वकील थी। तो उन्होंने क्या किया, उसने अपनी माँ से डिस्कस करके उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। उसने क्या डाली, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। पहले क्या था, 66A के तहत यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाल दे किसी के भी खिलाफ, अगर जैसे कोई पोस्ट डाल दे तो उसमें क्या था, 3 साल तक की जेल हो सकती थी और 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता था। तो इसमें इस छात्रा ने कहा कि ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है, हम कुछ पोस्ट ही नहीं कर सकते हैं, हम नेट पर कुछ नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस आधार पर क्या कर दिया था, इसको असंवैधानिक बताकर इसे निरस्त कर दिया गया था। और इसमें जो एक केस आया था वो आया था 11वीं क्लास के छात्र ने क्या किया था, आजम खान को, जो उस समय सांप्रदायिक वारदात हुई थी, आजम खान को उससे जोड़कर बताया था। ठीक है ना, तो ये उस समय चर्चा में रहा था, 2008 की बात है। और 2012 में ये क्या कर दिया था, जो कानून छात्रा श्रेया सिंघल, इसने ये रिट डाली थी याचिका, उसके तहत इसको असंवैधानिक बताया गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मृत्यु दंड अत्यंत जघन्य गंभीर मामले में ही दिया जाएगा, यह किस बाद में कहा गया। तो यह कहा गया था 1980 में, बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार में कहा गया। बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार, सन याद करने की जरूरत नहीं, बस इनका नाम याद रख लेना। ठीक है, तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार में क्या कहा गया कि मृत्युदंड अत्यंत जघन्य अपराध में दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा, जब अगर ऐसा केस है कि हाँ मृत्युदंड दिया ही जाना चाहिए तब। जैसे अब निर्भया वाला केस हुआ था तो उसमें पूरे देश ने क्या कहा था कि इनको फांसी दो, फांसी दो, और उनको फांसी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही केस में या इससे ऐसे इस टाइप का मतलब कोई केस हो जो बहुत ही क्या हो, अत्यंत जघन्य गंभीर मामला हो उसमें। तो इसमें देखते हैं, भारत आज़ाद भारत में अब तक 61 लोगों को फांसी दी गई है और 2004 से 2020 के बीच 8 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। तो मृत्युदंड अत्यंत जघन्य गंभीर मामलों में किस बात में, बच्चन सिंह बना पंजाब सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, आजीवन सिद्ध दोष, आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा, आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा की गई हत्या, की गई हत्या के लिए दंड किस बात के द्वारा मृत्युदंड को असंवैधानिक करार दिया गया। तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब में असंवैधानिक बताया किसको, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत। इसमें यह था, यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई, उसको कुछ दिन के लिए जमानत पर छोड़ दिया गया, बाहर जाके उसने किसी को ठोक दिया, फिर से मर्डर कर दिया, उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो पहले क्या था कि उसको अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाता है। तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब सरकार में कहा कि ये भाई गलत है, ये क्या है, गलत है। तो ये इसको क्या कहा गया था फिर, असंवैधानिक। आईपीसी की किस धारा से संबंधित है ये आईपीसी की धारा 303 से संबंधित है, आईपीसी की धारा 303। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। आगे बात की गई है भाई, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्रवाद का संबंध किससे संबंधित है। तो के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र, तो ये किससे संबंधित है, धारा 300, 300 के बाद धारा 300 में क्या है, गंभीर व अचानक प्रकोपन से संबंधित है, गंभीर व अचानक प्रकोपन से संबंधित है। इसको ऐसे समझ लो जैसे भाई दो दोस्त हैं, क्या है, दो दोस्त हैं, अब उनका आपस में उनके एक दूसरे के किसी के घर में बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। ठीक है ना, तो अगर उनका किसी के घर में या उनके किसी संबंधी से किसी का रिलेशन चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, लेकिन दूसरे को नहीं पता है, अगर वो अचानक उस चीज़ को देख लेता है कभी, और ऐसी स्थिति में देख लेता है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो क्या नहीं कर पाता, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो क्या करता है, जैसे ही उसको चांस मिलता है या वहीं पर उस परिस्थिति में वो उसकी क्या कर देता है, हत्या। तो ये किस में कहा गया है, ये कहा गया गंभीर व अचानक प्रकोपन से संबंधित
वाद के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र का वाद है धारा 300 में। किसमें? धारा 300 में। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है बिरसा बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो बिरसा बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? यह है हत्या से संबंधित। किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित। आत्महत्या से अलग है जयदेव बनाम स्टेट, लेकिन ये किससे है? बिरसा बनाम पंजाब राज्य का वाद, यह है हत्या से संबंधित। नेक्स्ट, अपराधी यदि पति है या कौन है? पति या पत्नी, ठीक है, इनमें से यदि कोई एक अपराधी है, को शरण देना अपराध नहीं है। किस बात में कहा गया? यदि पति अपराधी है तो पत्नी शरण दे सकती है, यदि पत्नी अपराधी है तो पति शरण दे सकता है। तो बात यह है कि अपराधी या पति को अपराधी कौन है? पति को शरण देना अपराध नहीं है। किस बात में कहा गया? यह कहा गया भाई तमिलनाडु बनाम नलिनी। किस बात में कहा गया? तमिलनाडु बनाम नलिनी। जब हम आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा यहीं से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वो किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। वो कह रहा है किस मामले के कारण आपातकाल लगा था 1975 से 1977 तक। तो उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण 1975 के बाद में क्या कहा गया था कि इस कारण क्या लगा? आपातकाल। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी माना था। किसको माना था? जो उस समय प्रधानमंत्री, उनको ही चुनावी कदाचार का दोषी माना था। उन्होंने जाके राष्ट्रपति से कह दिया, क्या कहा? आपातकाल लगा दो। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। इसी को फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द जोड़ दिया गया आपातकाल में? सशस्त्र विद्रोह। अब हम देखते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट, भारतीय पर्यावरण कानून के संबंध में एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु समुद्र वन, वायु समुद्र वन जैसे संसाधन समग्र मानव के लिए महत्वपूर्ण है, अतएव इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित है। भाई ये तो सभी की हैं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये किसी एक की हैं। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि इसे किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित है। किसमें कहा गया था? MC मेहता वर्सेज कमलनाथ मामले में। MC मेहता वर्सेज कमलनाथ। MC मेहता के ज़्यादातर केस जो हैं पर्यावरण से ही लिंक्ड हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं से लिंक उनका कहाँ पर आता है? पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है? हालांकि दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, ये भी बताया है। पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना तो दंडनीय अपराध है, लेकिन हाँ दूसरी शादी जिसकी हो गई है वो क्या होगी? अमान्य नहीं होगी। भाई किसी व्यक्ति ने शादी कर ली दूसरी, लेकिन जिससे किया उसकी तो कोई गलती नहीं, तो इसलिए वो अमान्य नहीं होगी। लेकिन हाँ जिसने की है, जिसको पता था कि हाँ उसने पहली कर रखी है, वो क्या होगा? उसके लिए दंडनीय अपराध होगा। तो किस केस में कहा गया? सरला मुदगल बनाम इंडिया। सरला मुदगल बनाम इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कोई भी सांसद या विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सज़ा दी गई, और 2 साल से अगर 2 साल कारावास की सज़ा मिल जाती है इससे अधिक तो क्या होता है? वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं उसने संज्ञेय अपराध किया है, की सज़ा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। ये कहा गया था लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार के केस में, भारत सरकार के बाद में। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के लिए, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो MC मेहता बनाम भारत संघ। मैंने भी बताया थोड़ा सा प्रदूषण या पर्यावरण से ही संबंधित जितने भी केसेस ज़्यादातर MC मेहता के ही हैं। तो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? MC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों की सरकारी जमीन वह आदिवासियों की जमीन और वन्य गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। मतलब जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र वालों का, जो अनुसूचित क्षेत्र है एक,
शेड्यूल्ड है, रिजर्व क्षेत्र है, जो उसमें आदिवासियों की वो, और इसके अलावा जो आदिवासियों की ज़मीन है और वन्य भूमि है, उसमें गैर आदिवासी या कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ पर औद्योगिक कार्य के लिए पट्टे पर जमीन नहीं ले सकती। कौन ले सकता है? या तो कोई आदिवासी हो या सरकारी कंपनी हो, या क्या होगा, सरकारी कंपनी। तो ये किस में कहा गया था? समता वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, समता वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया? ये देखिए कितनी अजीब बात है, सरकारी अधिकारियों ने अपने आप से मृत घोषित कर दिया। ऐसा हुआ होगा, किसी का डाटा मिला होगा कि हाँ भाई वो मर गया है, तो अब उस समय नहीं अपडेट किया होगा, बाद में ध्यान किया होगा, तो किसी उसकी जगह नाम भूल गया और दूसरे का चढ़ा दिया होगा, तो कुछ इसी टाइप से होगा जो भी है। तो वो कह रहा है वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित किया, और उसने अपनी मृत्यु के बारे में पता कब चला उसे? जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। उसके साथ तो ऐसा हुआ, वो घर से गया कि भाई मैं जा रहा हूँ ऋण के लिए, जाके अप्लाई करता हूँ, 2-3 दिन में ऋण ले लूँगा और बस अपना काम जो भी है, जो भी उसकी ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी। वो जाके बैंक में जाके गया तो वो मैनेजर हुआ, उसको शौक तरीके से देख रहा है, अरे तू कहाँ से आ गया लोन लेने? तू यमराज के पास से कैसे आ गया? भगवान के पास से तू नीचे आ गया लोन लेने? तो उसने कहा कि भाई क्या कह रहा है? तो तब पता लगा उसे कि यार तू तो मरा पड़ा है कागजों में। और उसे समय कितना लगा? लाल बिहारी के नाम से मुकदमा था ये। कहाँ का था? यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे। 1975 से 1994 तक। अब देखिए कितना समय लगा है इसमें, 1975 से 1994, 1975 से लेके 1994 तक, लगभग 19 साल केस चला। तब जाकर उसने अपने आप को क्या घोषित किया कि हाँ मैं जिंदा हूँ। जिंदा रहने के लिए केस लड़ना पड़ा उसे। देख रहा है भारत की न्यायपालिका। एक चीज़ और देखते हैं, यहीं पे बता रहा हूँ मैं, अभी हाल ही की खबर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर की बात बता रहा हूँ। ललितपुर में विष्णु तिवारी नाम का एक शख्स था जिसकी उम्र थी 18 वर्ष। उसका अपने पड़ोसी से किसी से विवाद चल रहा था। उन्होंने, पड़ोसी ने क्या किया, उस पर SC/ST एक्ट के तहत रेप का केस दर्ज करवा दिया। क्या करवा दिया? रेप का केस दर्ज करवा दिया SC/ST एक्ट के तहत। ठीक है, वो अलग मैटर है। अब क्या हुआ, उसको पुलिस लेकर चली गई। तो उस बंदे के साथ क्या हुआ, 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद। कितने साल का गया था? 18 साल का। शादी तो नहीं हुई होगी 18 साल तक, तो 18 के बाद ही होती है नॉर्मली। 18 से पहले तो वैसे भी कानूनन जुर्म है। तो 18 साल का वो जेल में चला गया, और 20 साल बाद अदालत ने ये कहा, भाई तू जेल में क्यों पड़ा है, तू तो बेकसूर है। तब उसे जाके छोड़ा। कितने साल बाद छोड़ा? 20 साल बाद। अब ये रेप का केस तो बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, तो उसके घर के वालों की जो बदनामगी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ इन 20 सालों में, उसके माँ बाप बड़े भाई ये लोग मर चुके इसी बीच में। और पुलिस ने या उस समय जो भी प्रशासन था, उनके मरने पर भी उसको बेल नहीं मिली। एक तो बेकसूर बंदा, और उसको बेल भी नहीं मिली थी कि हाँ वो उनके अंतिम संस्कार में भी जा पाए। और 20 साल बाद वो बाइज्जत बरी हुआ है। अब क्या करेगा? उसकी लाइफ तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, घर गांव में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हाँ बस उसे इतनी संतुष्टि है कि हाँ अब मेरा गांव में सम्मान है कि मैं बेकसूर था। लेकिन बेचारा बेमतलबी तो पकड़ा गया। तो ये हमारे जो न्यायपालिका है उस पर एक तरीके का सवाल है कि हाँ इतना लेट प्रोसेस क्यों है? उसकी बंदे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? ठीक है भाई, तो ज़्यादा नहीं बताते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ लाल बिहारी को कितना समय लगा, और यहाँ पर एक बंदे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, जेल में पड़ा है। अरे जिसने रेप केस लगाया था उसने तो अपनी शादी कर ली होगी, उसके तो बच्चे खेल रहे होंगे अब 20 साल में तो। लेकिन जिसके ऊपर लग गया वो बेचारा जेल में पड़ा है। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना कि पुलिस या जेल के अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकारों से वंचित न किया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग ऐसे ही पड़े हैं जेल में, या जिनका केस अभी एक तरीके से ट्रायल चल रहा है या अदालत में है, तो जैसे कुछ लोग फालतू में जेल में पड़े रहते हैं, कोई कुछ का केस निपट जाते हैं लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में उनको बाहर आने में टाइम लग जाता है। जो भी लोग हैं, जो भी लोग अनायासी राज्य की हिरासत में हैं, बात ये कह रहा है उनके प्रति सरकार का यह दायित्व है कि उनके
मानव अधिकारों से संबंधित जो भी जीवन के अधिकार हैं उसकी विशेष ध्यान रखा जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये किसके लिए कही है सुप्रीम कोर्ट ने? जो भी पुलिस या जेल के अधिकारी हैं उनको कहा जाए उससे अधिकारों से वंचित न किया जाए। किस किस केस में कहा था? नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार 1999। इसमें क्या हुआ था? इनका नीलावती बेहरा का एक लड़का था 21 साल का, उसको चोरी के केस में पकड़ लिया था। उसको क्या कर लिया था? चोरी के केस में पकड़ लिया था। और कुछ दिन बाद क्या हुआ था? कुछ दिन बाद उसकी लाश कहाँ से मिली थी? रेलवे ट्रैक से मिली थी। उसकी लाश जो मिली थी वो रेलवे ट्रैक से मिली थी। और ये कहा गया था कि पुलिस ने ये कहा था कि ये रात को हमारे यहाँ से हिरासत से भाग गया और रेलवे में जाके रेल से टकरा गया होगा, मर गया होगा। तो नीलावती बेहरा कहाँ गई थी? सुप्रीम कोर्ट में। अब वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने याचिका डाली थी, उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, सारी चीज़ें सामने आई, तो जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी मौत इससे नहीं हुई है, इसकी मौत इससे पहले इसको पीटा भी गया है, बहुत मारा गया, उसने कहा कि हाथ खोल के भागा था, उसने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं, इसके हाथ बंधे हुए थे जब इसको मारा गया। तो मतलब इस तरह का जो केस आए थे, तो इससे संबंधित पुलिस ने अपनी जो भी दलील दी थी वो देते रहे थे, वो तो झूठ पे झूठ करते रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी भाई। तो फिर उसको 1.5 लाख का कंपनसेशन दिया गया था कि उसकी आय जो 1,000-1,500 रुपये थी उस समय। तो ये केस था इससे, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार, इससे संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, तो बस यही बात थे इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात देखते हैं, पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।